बच्चों, आज हम भेड़ाघाट, मार्बल रॉक्स और धुआंधार नामक पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब वहाँ पर मूली नामक एक छोटी कद की नारी सुराख के अंदर पद्मासन लगाकर बैठ गई, चट्टान के अंदर एक सुराख था, उसमें बैठ गई तो ऐसे लगने लगा था कि कोई योगिनी आकर बैठ गई हो। अब लेखक लिखते हैं, फिर पंचवटी घाट आ गई। नौका विहार के लिए यहीं से नाव मिलती है। पास में एक टेकरी है, इस पर कोई 1000 वर्ष पुराना 64 योगिनी का मंदिर है। मतलब वहाँ पर एक मंदिर है 64 योगिनी का, जो 1000 साल पुराना है। मंदिर के चारों ओर गोलाकार परकोटे में 80 के करीब योगिनियों की कलात्मक किंतु खंडित मूर्तियाँ रखी हैं। तो वो जो बच्चों योगिनी का मंदिर है, वहाँ पर 80 मूर्तियाँ रखी हैं, और वो जो 80 मूर्तियाँ वो कैसी हैं, वो खंडित हो चुकी हैं। तो खंडित मूर्तियाँ वहाँ पर रखें, लेकिन वो बहुत सुंदर हैं, कलात्मक हैं। इन मूर्तियों के लालित्यपूर्ण शिल्प से कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब वो इतनी अच्छी बनी हुई है, उनका शिल्प इतना अच्छा है कि कोई भी मोहित हो जाए। हमारे दल के कई सदस्य ऊपर जाकर इस कला तीर्थ को देख आए। कई लोग जो थे, जो दल के लोग चल रहे थे, कई लोग चल रहे थे, उनमें से कुछ लोग जाकर के ऊपर ये 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करके आ गए और उस कला को देख के आ गए। शाम को धुआंधार गए। धुआंधार भी एक स्थान का नाम है, और आगे बच्चों आपको लेखक बताएंगे कि इसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा, क्यों इस जगह को धुआंधार कहते हैं। तो ये तो दिन में इन्होंने घूम लिया, फिर लिया, सब कुछ है, और वो शाम को धुआंधार आ गए। नर्मदा की उद्दाम जलधारा यहाँ एक बड़े खड्ड में छलांग लगाती है। अब इसको धुआंधार क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर नर्मदा नदी जो है बहुत तेजी से एक खड्डे में गिर रही है। मतलब बहुत तेजी से ऊपर से गिरती हुई आ रही है। तो नर्मदा का जो प्रचंड वेग है, तो उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि नर्मदा के प्रचंड प्रवाह को अपने सुदृढ़ बाहुओं में पूरी ताकत से थामने के लिए संगमरमर की चट्टानें तैयार खड़ी हैं। मतलब नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ऊपर से नर्मदा नदी गिर रही है खड्डे में। तो ऐसा लगता है कि कोई जैसे बच्चा गिर रहा हो, उसको थामने के लिए बाहें फैला रखी हो। तो ऐसे ही नर्मदा नदी ऊपर से गिर रही है और नीचे चट्टानें जो हैं वो बाहें फैलाए खड़ी हैं। संगमरमर की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऐसा लगता है कि उसको अपनी बाहों में उठाने के लिए तैयार हैं। जल धाराओं का झपटना, उभरना, पछाड़ खाना और चक्राकार लहरें बनाना देखते ही बनता है। अब यहाँ पर उन्होंने जो ऊपर से नर्मदा नदी गिर रही है, उसकी जलधारा कैसी गिर रही है उसका वर्णन किया है कि जलधारा झपटना यानी तेजी से चट्टान के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे चट्टान ने उस जलधारा को झपट लिया हो। उभरना, ऊंची नीची हो रही हैं। पछाड़ खाना, तेजी से नीचे गिर रही हैं। और चक्राकार, चक्राकार यानी गोल गोल चक्कर। जैसे बच्चों पानी नीचे कभी भी देखो आप, कोई भी धार से पानी नीचे गिरेगा तो चारों तरफ एक गोला बन जाता है। या आप किसी भी शांत पानी में अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर जहाँ गिरता है उसके चारों तरफ तरंगे उठती है तो गोला बन जाता है। तो यहाँ भी लेखक यही बता रहे हैं कि जहाँ भी जैसे ही जलधारा नर्मदा की गिरती है तो एक चक्राकार बन जाता है। पानी मानो मल्ल युद्ध कर रहा है। जैसे पानी के अंदर मल्ल युद्ध किसे कहते हैं, कुश्ती को। तो ऐसा लगता है जैसे पानी आपस में ही मल्ल युद्ध कर रहा हो। फिर गड़गड़ाहट और धमाके। गड़गड़ाहट पानी की आवाज़ें आ रही हैं, धमाके यानी तेजी से पानी गिर रहा है गड़गड़ करते हुए। मानो खड्ड में छलांग लगाता पानी मौत के मुंह में छलांग लगा रहा हो। बहुत ऊंचाई से बच्चों नर्मदा नदी गिर रही है, तो उसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि जब वो खड्डे में पानी गिर रहा है यानी पानी छलांग लगा रहा है यानी गिर रहा है, तो ऐसा लगता है कि पानी जो है मौत के मुंह में जा रहा है। यानी जो खड्डा है वो तो क्या है, मौत का मुंह, और पानी जो है खुद
मतलब मौत के मुंह में जा रहा है, यानी खुद मरने के लिए तत्पर है। यानी इतनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है उस खड्डे के अंदर कि ऐसा लगता है जैसे पानी स्वयं ही अपने आप को ख़त्म कर लेगा। किंतु दूसरे ही क्षण वह उभरता है, उछलता है और विजयोल्लास के साथ तूफानी तेजी से आगे बढ़ जाता है। जब पानी ऊंचाई से गिरेगा तो बच्चों उछलेगा, छींटे उड़ेंगे, तेजी से बड़ी बड़ी लहरें भी ऊपर उठती हैं, फिर वो पानी वापस बहने लगता है। तो उसी का चित्रण कवि कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी वो उभरता है, कभी उछलता है और कभी विजयोल्लास यानी मैं जीत गया, विजय के उल्लास के साथ वो आगे बढ़ जाता है। लगता है कि मृत्यु यानी नए जीवन का प्रवेश द्वार, मृत्यु यानी जीवन द्वारा लगाई गई छलांग, सीधी छलांग। पानी जो गिर रहा है उसका चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मृत्यु यानी नए जीवन का प्रवेश द्वार। बच्चों देखो, अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो वापस जन्म लेता है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि पानी की मृत्यु हो गई लेकिन वो नया जीवन ले रहा है। कैसे ले रहा है कि वो सीधी उसने छलांग लगाई, उछला, पानी उछल करके खूब ऊंचा उछला, उसके बाद में वो वापस बहने लग गया। जहाँ भी नदी के रूप में बह के जा रहा है तो वो शांत हो गया। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मृत्यु यानी नए जीवन का प्रवेश द्वार, मृत्यु यानी जीवन द्वारा लगाई गई छलांग, सीधी छलांग। पहले दिन से ही एक खुजैला कुत्ता हम लोगों के साथ चल रहा था। चुपचाप चलता रहता, महिलाएं बचा कुचा दूध दे देती वो खा लेता। अब बच्चों, इनका जो ग्रुप जा रहा था उनके साथ में कोई रास्ते में उनको कोई कुत्ता मिल गया। तो वो साथ में खजैला था, यानी उसको खुजली हो रही थी। और जो भी रास्ते में जो उनके दल में जो महिलाएं थी वो कुछ कुछ खाने को दे देती थी। दूसरे दिन से तो वह हमारे दल का सदस्य जैसा लगने लगा था। दास गुप्ता ने उसका फ़ोटो भी लिया था। दास गुप्ता कोई व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उसका फ़ोटो भी लिया था। उनका विचार था कि जबलपुर में उसका इलाज करवाएं, किंतु तीसरे दिन भेड़ा घाट में हमें छोड़कर वह न जाने कहाँ चला गया। यानी वो कुत्ता जो साथ चल रहा था वो भी उनका साथ छोड़कर चला गया। हम लोगों को उसकी कमी बहुत खली, लेकिन दास गुप्ता को इतना आघात पहुंचा कि उन्होंने मुंडन करवा लिया। उसी नाई से मुंडन करवाया जिससे सरयू कांत जी ने दाढ़ी बनवाई थी। इनके ग्रुप में कोई होगा सरयू कांत जी, तो उन्होंने भी अपनी दाढ़ी जिस नाई से बनवाई उसी नाई से दास गुप्ता जी ने अपने सिर को मुंडवा लिया। सरयू कांत जी को इससे जरूर राहत मिली होगी, क्योंकि नाई के उस्तरे के जितने निशान उनके चेहरे पर थे, दास गुप्ता के सिर पर उससे कहीं ज़्यादा थे। यानी वो नाई ऐसा था बच्चों कि उसने जगह जगह उनके कट लगा दिया था। तो दास गुप्ता भाई, उन्होंने सरयू कांत जी ने जो दाढ़ी बनाई तो उनके चेहरे पे खूब कट लग गए। उसी नाई से जब दास गुप्ता जी ने अपना सिर मुंडवाया तो उनके सिर पर भी वो उस तरह के जगह जगह निशान पड़ गए, यानी उनको भी घाव हो गया। लेखक लिखते हैं, हाँ, दास गुप्ता ने अपनी बड़ी बड़ी काली मूँछों पर नाई को अपना उस्तरा भांजने की इजाज़त नहीं दी। मतलब उन्होंने उसे मूँछ काटने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि लेखक लिखते हैं कि हमारे दल में एकमात्र मुछंदर वे ही थे। बाकी औरों के मूँछ नहीं होगी, जो भी जेंट्स जा रहे थे केवल एक दास गुप्ता की ही मूँछें थी। कुछ लोगों का विचार था कि वे अपनी मूँछों पर रंग रोगन करते हैं, इसलिए इतनी काली हैं। मैंने सोचा, खुद में तो मूँछें रखने की हिम्मत नहीं, दूसरों की मूँछों पर शंका करते हैं। खैर, सरयू कांत जी और दास गुप्ता जी आज से गुरु भाई हो गए हैं, दोनों एक ही गुरु से दीक्षित हैं। शाम को बहू बेटे आ गए, साथ में अंकिता और कनिष्का भी आई। लेखक कह रहे हैं कि शाम को हमारे बहू बेटे भी आ गए, उसमें अंकिता और कनिष्का भी आई। कनिष्का की किलकारियों से कमरा गूंज उठा। खाना बनाने का जिम्मा बहुओं ने अपने ऊपर ले लिया।
गोत्र माता सी कांता दल के हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। सरयू कांत जी उसे मेरी अन्नपूर्णा भाभी कहते हैं। खैर ये तो ठीक था, पर भरी महफिल में मुझसे कहने लगे, कांता बहन आपकी बेटी जैसी लगती है। तो उन्होंने ऐसी हंसी मजाक हास प्रयास चल रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि कांता बहन जो कि वो कौन कौन लगती हैं, कांता बहन आपकी बेटी जैसी लगती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो है खाना वाना सबका वो जो पूरी टीम का खाना वही बनाती थी। पिछले 20 वर्षों से वाक्य सुनता आ रहा हूँ, इसलिए दुख नहीं हुआ, आश्चर्य तो कतई नहीं। परंतु जब किसी आदि कवि ने इस वाक्य का प्रथम उच्चारण किया था, तब क्रोचवध सा आघात अनुभव किया था। अब आदत पड़ गई है, फिर भी उनकी इस टिप्पणी को मैंने सदन की कार्यवाही से निरस्त कर दिया। मतलब वो तो एक गोत्र माता सी कांता थी, मतलब माँ के समान लगने वाली थी, और वो एक थोड़े हास परिहास में उन्होंने कह दिया कि ये आपकी पुत्री जैसी लगती है, कांता बहन आपकी बेटी जैसी लगती है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि वो तो यंग हैं जो कांता है, और लेखक जो थोड़े बुजुर्ग हो गए। तो ये बात ऐसी हास परिहास में चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं 20 सालों से ये बात सुनता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को इसका कोई दुख नहीं हुआ। शुरू में जब पहली बार जब लेखक ने सुना तो उनको थोड़ा सा दुख हुआ था। तो ये इस प्रकार उन्होंने अपनी जो पीड़ा थी उसको भी इस यात्रा वृत्तांत में व्यक्त कर दिया। अब बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है वो हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।